सर्वेभ्यो नमः। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। तो कैसे हैं सभी प्यारे साथी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ मत ज़बरदस्त होंगे। तो जल्दी से सेशन से जुड़ेंगे, कमेंट करके हाजिरी लगाएंगे अपनी। कौन कौन आ चुके हैं? विसर्ग संधि आज पढ़ेंगे। व्यंजन संधि और स्वर संधि दोनों हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और आज विसर्ग संधि की तरफ हम रुख अपना चुके हैं अपना। ठीक है। सत्येंद्र अलाहाबादी, वेरी गुड मॉर्निंग। हर्षित, गुड मॉर्निंग। प्रतिमा यादव, रिया पांडे, प्रीति, मनु सिंह, कुमारी सीमा, निधि पांडे, शिप्रा, प्रिया, पुष्पा, प्रीति, अभिमन्यु, सुरेश दुबे, प्रीति, सरोज, प्रिया, हिमानी सिंह, प्रीति गुप्ता, रजनी, शुभी तिवारी, शीलू सोलंकी, रुबीना, दीपक, पलक चौधरी, अंकिता, सैयदा, निधि तिवारी, कल्लू कालिया, पूर्णिमा, दीपा, भास्कर, आंचल, रश्मि, पलक, गुंजन, साक्षी, ममता, कमलेश, चांदनी, पूजा, पलक, रितु, वैष्णवी, रीना, अखिलेश। चलेगा, नामकरण का क्रम आपका समाप्त होता है और हम विसर्ग संधि की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। विसर्ग संधि किसको कहते हैं? जब क्या होता है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है और स्वर और व्यंजन आने के बाद उसमें जो परिवर्तन विकार उत्पन्न होता है उसको आप क्या कहते हैं? उसको विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है। तो लिख लेते हैं थोड़ा सा विसर्ग संधि के विषय में और बहुत अच्छे से आप समझोगे, नो डाउट। विसर्ग संधि, विसर्ग वैसे तो ये हमारे संस्कृत में प्रयोग होते हैं लेकिन हिंदी में भी इसको हम पढ़ते हैं। विसर्ग यानी कि जो दो बिंदी होती है किसी के पीछे उनको विसर्ग कहा जाता है। ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा आप लिखेंगे कि स्वर या व्यंजन के बाद, सॉरी, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, है ना, तो लिखेंगे यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, अंतिम वर्ण क्या हो? विसर्ग हो, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर या व्यंजन हो। ठीक है। स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई स्वर या व्यंजन हो तो होने से जो विकार उत्पन्न होता है, व्यंजन होने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब क्या है? परिवर्तन। तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या नाम है इसका? विसर्ग संधि कहते हैं। उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? उसे विसर्ग संधि कहेंगे। अब आप उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे मैंने कहा एक शब्द है आपका अधः, ठीक है, और एक इधर आपका लिखा है पतन। ठीक है। अब यहाँ पर पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? कोई विसर्ग है, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? व्यंजन है, पै व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन यानी कि विसर्ग का जब स्वर या व्यंजन से मेल हो रहा है कुल मिलाकर, तब वो आपकी संधि हो रही है। तो यहाँ क्या बन जाता है शब्द आपका? अधोपतन। अब याद रखना एक चीज
कि विसर्ग जब हम पढ़ते हैं तो विसर्गों को कई आदेश होते हैं, कई लगभग 7 प्रकार से हम विसर्गों को बदलेंगे। कहीं तो विसर्ग को ओ होता है, कहीं विसर्ग को आपका र बन जाता है, कहीं विसर्ग को स होता है, कहीं आपका श हो जाता है। तो कब क्या होता है उन एक एक नियम को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे अधः पतन मैंने लिखा, जैसे यशः, और इधर मैंने लिखा अभिलाषा, अभिलाषा। अब आपका शब्द क्या बन जाता है, इधर विसर्ग और इधर स्वर है, तो आपका शब्द बन गया यशोभिलाषा, यशोभिलाषा, ठीक है। तो अब आगे मैं एक एक नियम आपको लिखवाती हूँ। तो लिखेंगे विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर कितने प्रकार से विकार होता है, 7 प्रकार का विकार होता है। तो लिखेंगे सामान्यतः विसर्ग का स्वर से, स्वर या व्यंजन से मेल होने पर, सामान्यतः विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर 7 प्रकार के विकार देखे जाते हैं, ठीक है। व्यंजन से मेल होने पर 7 प्रकार के विकार देखे जाते हैं। सात प्रकार के विकार देखे जाते हैं। अब वो 7 प्रकार के विकार कौन कौन से हैं उन पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वो आपके 7 प्रकार के विकार कौन कौन से हैं वो याद हो जाएंगे तो आपको स्वर संधि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले विसर्ग को क्या होता है, विसर्ग को ओ हो जाता है, ठीक है, पहला। दूसरा आपका क्या है, विसर्ग को र, हलंत है र के नीचे, विसर्ग को र हो जाता है। और कई बार क्या होता है, विसर्ग का लोप भी हो जाता है, ठीक है, विसर्ग का लोप भी हो जाता है। और आपका विसर्ग को श भी होता है, विसर्ग को स भी होता है, विसर्ग का श भी हो रहा है, स भी हो रहा है। और आपका कितने हो गए, एक ओ र लोप, और साथ में आपका क्या हो जाता है, लोप। विसर्ग को विसर्ग भी रहता है, ठीक है, विसर्ग को विसर्ग ही रह जाता है। और सातवां आपका हो जाएगा, विसर्ग को विसर्ग ही रहता है, या विसर्ग को आपका ये श श स, ये तीनों प्रकार के मूर्धन्य श लिख लो पहले आप, श श और ये वाला स। और कई बार विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है। अब इनके एक एक उदाहरण आपको देकर बताऊंगी कि किस तरह से आपका होता है। विसर्ग को अगर ओ हो रहा है, जैसे पीछे हमने देखा अधः पतन, है ना, आपने लिखा अधः और इधर आपने लिखा पतन, तो यहाँ पर इन दोनों को मिलकर क्या हो रहा है, विसर्ग को ओ हो रहा है ना। तो शब्द आपका बन जाता है अधोपतन। इसमें विसर्ग को क्या हो रहा है, ओ हो रहा है। दूसरा आपका, जैसे मैंने लिखा आयु और वेद, आयु और वेद, तो अब यहां पर आपके विसर्ग को क्या हो रहा है, र हमने बना दिया, विसर्ग को हमने र बनाया और आपका शब्द बनता है आयुर्वेद, ठीक है। कई बार आपके विसर्ग का लोप भी हो जाता है, जैसे मैंने कहा अतः और एव, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, विसर्ग का लोप हो गया, हम अतएव कह देते हैं, ठीक है, तो विसर्ग का लोप भी हो जाता है। विसर्ग को श भी होता है, जैसे मैंने लिखा हरि और इधर मैंने लिखा चंद्र, तो शब्द आपका क्या बना, शब्द हमारा बन जाता है हरिश्चंद्र, ठीक है, शब्द हमारा बन जाता है हरिश्चंद्र। तीसरा विसर्ग को स भी होता है, ठीक है, विसर्ग को क्या है, स भी होता है, जैसे मैंने लिखा नमः और इधर मैंने लिखा कार, तो यहां विसर्ग को क्या हो गया, स में बदल गया, तो शब्द आपका बन जाता है नमस्कार। अब कई बार क्या है, विसर्ग का श हो रहा है, मैंने लिखा धनु और यहां लिखा आपका टंकार, तो शब्द आपका बन जाता है धनुष टंकार, धनुष टंकार। और कई बार विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, उसका लोप नहीं रहता, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे अधः पतन,
या प्रातः, प्रातः काल, अधः पतन, प्रातः, प्रातः और काल आपका, तो शब्द बन गया प्रातः काल। ये ज्यों का त्यों रहेगा, प्रातः काल। इसमें अधोपतन नहीं होता, एक मिनट इसको आप रफ करिएगा, अधोपतन ये गलत रूप होता है, इसके स्थान पर आप दूसरा लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा मनः और अभिलाषा, ठीक है, मनः और अभिलाषा, अभिलाषा, मनोभिलाषा। अब उसको अधोपतन क्यों नहीं होता वो मैं आपको आगे नियमों में सिखाऊंगी, ठीक है, इसको अब अधोपतन क्यों नहीं होता वो नियम में सिखाऊंगी। तो यहां पर आप इस अधः पतन को अधः पतन ही रहेगा, अधः पतन को अधः पतन ही रहता है। अब वो रहता क्यों है उसको आगे नियम में हम सीखेंगे। फिलहाल आपको केवल ये समझना है कि जब विसर्ग संधि आपके सामने आएगी तो आप किस तरह से उसकी पहचान करेंगे, ठीक है। तो कहीं विसर्ग को ओ हो रहा है, कई बार आप क्या सोचोगे कि विसर्ग में ओ को देखकर ये गुण संधि तो नहीं है, है ना। अब ये चीजें आपको, मैं वो शब्द की लिस्ट आपके सामने लेकर आ रही हूं कि कौन से शब्द है जिनमें विसर्ग अंत में लगता ही लगता है, वो शब्द आपके सामने होंगे तो आपको विसर्ग संधि को पहचानने में आसानी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, है ना। मनोहर लिख दो, यशोदा लिख दो, मनोयोग, सब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिलहाल केवल एक एक उदाहरण दिया है मैंने, आगे हम जब नियम पढ़ेंगे तो इतने सारे शब्द होंगे तो तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा, पहचानेंगे कैसे किसमें क्या होगा। अब नियम पढ़ेंगे प्रियंका जी उसके लिए, ठीक है। तो अब आप देखेंगे सामान्यतः कितने प्रकार से हो रहा है आपका, 7 प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। अब वो 7 प्रकार, या तो कहीं तो विसर्ग को ओ होता है, या र होता है, या लोप होता है, या विसर्ग का विसर्ग रहता है, या श श स, इन 3 में से कोई सा एक सा होगा, ठीक है। अब आपके सामने हिंदी के विसर्गांत पद जिनका प्रयोग विसर्ग संधि में होता ही होता है, ठीक है। अब वो विसर्गांत पद कौन से हैं, जैसे मनः, तो मन के पीछे, मन के साथ में सदैव विसर्ग होता है, ठीक है। तो मनः और हर तो क्या बन गया मनोहर। यशः, यश में सदैव विसर्ग होता है। तेजः, तेजोमय। अतः, अतएव। स्वः, स्वः और ग स्वर्ग होता है। तिरः, तिर के पीछे विसर्ग होते हैं। तिरः और कार, तिरस्कार। नमः, नमः और कार, नमस्कार। शिरः, तो शिरः और मणि, शिरोमणि। ततः, ततः एव, ततएव। उसके बाद सह, सोहम। कह, तो स के पीछे विसर्ग होता है, क के पीछे भी विसर्ग होता है, तो कह अपि, कोपि। अधः, अधोगति। प्रातः काल, प्रातः काल। पयः, धर, पयोधर। रजः, गुण, रजोगुण। आगे उरः, ज, उरोज। अन्यः, 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 अन्योन्य। सर्वतः के पीछे विसर्ग होता है, सर्वतः मुखी, सर्वतोमुखी। सरः, सरहज, सरोज। तमः, गुण, तमोगुण। वयः, वृद्ध, वयोवृद्ध। पुनः, पुरः। अंततः, वाचः। बृहः, आहा, भाः। श्रेयः, एकः, परः। बहिः, रतिः, ज्योतिः, आविः, आशीः। धनुः, यजुः, आयुः। वपुः, प्रादुः, चतुः, ठीक है। तो ये वो शब्द हैं जिनके पीछे विसर्ग होता ही होता है। तो इन शब्दों को थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे, और इन शब्दों के साथ अगर किसी की संधि हो रही है और आपको देखकर डाउट हो रहा है इसमें गुण संधि हो या वृद्धि या आदि कोई भी संधि हो, तो उस डाउट से आप फिर दूर हो जाओगे कि नहीं ये शब्द तो विसर्गांत है। अगर विसर्गांत पद है तो फिर हम कैसे करेंगे, ठीक है मैम, क्या ये वर्ड याद करने पड़ेंगे, इनके उदाहरण अभी याद नहीं करने हैं, पहले नियम सीखेंगे हम। मैंने आपके सामने लिस्ट दी है, याद अपने आप हो जाएंगे जब उदाहरण आप करोगे ना, उन उदाहरणों से अपने आप आपको याद हो जाएंगे, ठीक है मैम। अथ्येब का पता नहीं क्या कह रहे हो, तो चलेंगे। ये आपके सभी कैसे लगभग 42 शब्द मैंने आपको लिखवाए हैं। अगर इस 42 शब्दों को तुमने समझ लिया, 42 शब्दों को ऐसे तो याद कर सकते हो, इनके पीछे विसर्ग होता है तो गलती नहीं होने वाली। 42 शब्दों से बाहर तो कोई जाने वाला नहीं है तुम्हारा विसर्ग का उदाहरण, ठीक है। तो इन शब्दों के अंत में विसर्ग ही होता है। मनः, यशः, तेजः, स्वः, तिरः, नमः, शिरः, सः, कः, और इनके साथ में उदाहरण मैंने आपको दिया ही हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको सबसे पहला नियम आपको बताती हूँ, विसर्ग संधि का पहला नियम क्या है। तो विसर्ग संधि का पहला नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले और बाद में, ठीक है, सबसे पहला नियम आप लिखेंगे विसर्ग संधि का, नियम नंबर 1, कि यदि
विसर्ग से पहले या बाद में। यदि विसर्ग से पहले या बाद में, यानी कि दोनों तरफ ए होने पर, दोनों और क्या हो, ए होने पर, ए वर्ण हो तो क्या होगा, विसर्ग को तो ओ हो जाता है, तो पहले पद के अंतिम जो विसर्ग है, विसर्ग को क्या हो जाता है, विसर्ग को ओ हो जाता है। ओ हो जाता है तथा बाद वाले जो ए है, अ के स्थान पर अवग्रह का प्रयोग किया जाता है। अब अवग्रह का चिन्ह क्या है, ये सॉरी, इस तरह से ये जो एस बनता है ये अवग्रह का चिन्ह होता है, ठीक है। अवग्रह का चिन्ह हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। अब ये नियम थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा कि नियम तो बड़ा टिपिकल है, पहला ही नियम इतना टिपिकल हो गया। अब आप देखेंगे मैम संस्कृत में विसर्ग होता है, तब कैसे पहचानेंगे, संस्कृत में पहचान लोगे क्यों नहीं, पहले ही समझ लो नियमों को, नियम पढ़ लोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। विसर्ग से पहले या बाद में दोनों और ए होने पर, तो इसकी समीकरण आप किस तरह से बनाएंगे उस पर चर्चा कर लेते हैं कि ये है आपका विसर्ग, ठीक है, ये है विसर्ग, इससे पहले भी ए है और इसके बाद में भी ए है। तो नियम क्या कह रहा है कि ये जो विसर्ग है इसको क्या कर दो, इसको कर दो ओ, और ये जो ए है इसको क्या कर दो, इसको अवग्रह कर दो, ये चिन्ह कर दो। तो ये आपका नियम बनकर आता है समीकरण का आपके सामने कि विसर्ग के इस तरफ भी ए है और विसर्ग के उस तरफ भी ए है। तो क्या करेंगे, तो हम पहले विसर्ग को तो ओ में बदलेंगे और इस ए को इस अवग्रह में। ये जो इतना बड़ा नियम है वो इन दो शब्दों में आपका सिमट गया है, ठीक है। तो यहां पर आप देखें, जैसे मैंने उदाहरण आपको लिखा यशः और यहां पर मैंने लिखा अभिलाषा, ठीक है, मैंने लिखा अभिलाषा। तो कई बार हम इस चिन्ह को देखकर डर जाते हैं, इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ए होता है, इस चिन्ह का मतलब कुल मिलाकर जब आप विच्छेद करोगे तो इसको ए में बदल दोगे और जब आप इसको संधि करोगे तो इसको अवग्रह के चिन्ह में बदल दिया जाता है। तो जैसे मैंने लिखा यश और अभिलाषा, अब आप देखें कि यश के बाद में क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग से जस्ट पहले श में क्या है, ए वर्ण है कि नहीं है, श में क्या है आपका ए वर्ण है और फिर विसर्ग है, और इधर अभिलाषा में भी आपका ए वर्ण है। तो अब आप क्या करोगे, इनको नियम के अनुसार बदल दो। तो आप करना है, आपको करना है विसर्ग को कर दिया ओ और अभिलाषा को कर दिया, अभिलाषा के ए को ये अवग्रह कर दिया और आपका शब्द बन गया यशोभिलाषा। अगर इसमें पूछा जाए कौन सी संधि है तो संधि आपकी हो जाती है विसर्ग संधि। अब आप इसका अगर विच्छेद करोगे तो विच्छेद करने में क्या होना है, जो ओ है उसको विसर्ग कर दो और इस अवग्रह के चिन्ह के स्थान पर ए लगा, अ को स्थान दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका शब्द क्या बन जाता है, यशोभिलाषा, है ना। अब कई बार आपको क्या है परीक्षा में ये ऑप्शन न देकर ये भी मिल जाता है ना। हालांकि नियम तो ये आपका जो संस्कृत की संधि है वहीं से आया है, मूल नियम आपका ये है। अगर ऑप्शन में ये ना दिया हो तो इसको भी हिंदी में स्वीकार कर लेते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। कभी आप ये सोचो, अगर ऑप्शन में आपके दोनों हो तो आप क्या करोगे, इसको चुनोगे सबसे पहले। अगर ये नहीं है ऑप्शन में तब आप इसको लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदी में आजकल दोनों का ही प्रयोग हो रहा है ठीक ठाक। ठीक है, अब इसके और उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। तो नियम समझ में आया कि विसर्ग के दोनों तरफ ए होना चाहिए, तब ये कंडीशन है। ठीक है, अब मैं देखूं, जैसे मैंने लिखा मनः, और इधर मैं लिख दूं अनुकूल। ठीक है, इधर मैंने लिखा अनुकूल, तो अब आप संधि इसको करेंगे तो क्या करेंगे, विसर्ग से पहले ए है, बाद में भी ए है, तो विसर्ग को क्या करेंगे, ओ कर देंगे, बाद वाले ए को अवग्रह कर देंगे, और शब्द आपका बन गया मनोनुकूल, यानी कि मन के अनुसार, मनोनुकूल, मन के अनुसार। ठीक, और देखो जैसे मैंने लिखा मनः और अभिलाषा, मनः और आपका अभिलाषा, तो क्या बन जाएगा आपका शब्द। तो आपको नियम पता है कि विसर्ग से पहले भी ए है और बाद में भी ए है, तो पहले विसर्ग को कर दो ओ, बाद वाले ए को ये कर देना है, और अभिलाषा, मनोभिलाषा, आपने अपना शब्द इस तरह से निर्माण कर देना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका विसर्ग संधि का पहला नियम। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मनोनुकूल। ठीक है, मनोनुकूल और मनोभिलाषा दोनों ही रूप आपके आजकल प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए मैं बता रही हूं। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको ये मिल रहा है तो फिर आप इसके पास ही जाना, दूसरे वाले के पास मत भग जाना। ठीक है, तो अवग्रह का चिन्ह आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं आपको संधि विच्छेद बताती हूँ। जैसे मैंने आपको एक शब्द बोला, इसका संधि विच्छेद करो। ठीक है, अब हम करेंगे संधि विच्छेद। नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो अब संधि विच्छेद में आपने क्या करना है, मैंने पहला शब्द लिखा शिवोहम, शिवोहम। अब अगर आप इसका विच्छेद करोगे तो विच्छेद करने में क्या करना है, तो जो ओ है उसको क्या करोगे आप, विसर्ग करोगे। दीदी लास्ट में कैसे पता चलेगा कि कौन वाला शय आएगा, अच्छा कौन सा, ये है तो सही, अभिलाषा यही आएगा और कौन सा आएगा वो भी बताऊंगी। तो शिवोहम, तो आपने क्या करना है, यहां पर ओ को कर दो विसर्ग। ठीक है, और अवग्रह को क्या कर दो आप, ए कर दो। अवग्रह को आपने कर देना है ए, और आपका संधि विच्छेद हो गया बहुत अच्छे से। अब मैं लिखती हूं एक और शब्द, जैसे मैंने लिखा शिवोर्च्य, शिवोर्च्य, इसका आपको विग्रह करना है, विच्छेद करना है। तो कैसे करोगे, अब आप देखेंगे यहां पर आपको सबसे पहले शिव लिखना है, उसके बाद जो ओ है उसको आप कर देने विसर्ग, विसर्ग बना दिया है, उसके बाद प्लस लगाएंगे, और ये जो अवग्रह है इसको केवल आप अ कर दो, और उसके बाद वाले पदों को ज्यों का त्यों लिख देंगे। शिवो, शिवः और अर्च्यः, शिवोर्च्यः आपका हो जाएगा। अर्च्य का मतलब होता है अर्चना करने योग्य, वंदना करने योग्य, तो शिवः और अहम शिवोहम, और शिवः और अर्च्यः शिवर्च्यः। और देखेंगे जैसे मैं लिखा और उदाहरण, जैसे शिवोहम, एक और मैं लिख देती हूं कोहम, कोहम, इसका विच्छेद करो क्या होगा, इसका विच्छेद क्या होगा, तो बताइएगा भैया इसका विच्छेद क्या होगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, क को कर दिया हमने विसर्ग, उसके बाद अवग्रह को आप कर देंगे ए, तो कह और अहम कोहम। अब आराम से आप पहचान सकते हो इसको नियम के अनुसार, है ना। मैंने लिखा सोहम, सोहम, अब आप इसका विग्रह करोगे, विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, विसर्ग, ओ को विसर्ग कर लो, अवग्रह को ए कर लिया, तो सो और अहम सोहम, है ना। सह और अहम, कह का मतलब है कौन, कोहम कौन हूं मैं, है ना, कोहम, सोहम, सह माने कि वह मैं हूं, सोहम, शिवोहम मैं शिव हूं, शिवोर्च्य, शिव कैसे, अर्च्य वंदना करने योग्य है। तो इस तरह से आपका ये वाला नियम हो जाता है। तो ये नियम अब आपको समझ में आ गया होगा, इतना बड़ा जो लिखा हुआ है उसमें नहीं घुसना है, ये इस समीकरण को समझ लो, नियम अपने आप याद हो जाना है। ठीक है, अपने आप याद हो जाना है। तो यदि विसर्ग से पहले और बाद में दोनों और ए हो
तो पहले वाले ए को आप क्या करोगे, ओ कर दोगे, और पहले वाले ए को नहीं, पहले वाले विसर्ग को ओ करोगे और बाद वाले ए को अवग्रह कर दोगे, है ना। अब इसी के बाद मैं दूसरा नियम बताऊंगी, वो भी सेम ऐसा ही है, उसमें एक परिवर्तन है। उसमें परिवर्तन क्या है, शर्त यह है कि विसर्ग से पहले तो आपका क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए, विसर्ग से पहले तो ए होना चाहिए, लेकिन विसर्ग के बाद ए नहीं होना चाहिए। ये नियम क्या कह रहा है, दोनों और ए होना चाहिए। अब जो दूसरा नियम सिखाऊंगी वो कह रहा है कि अगर दोनों और ए नहीं है, ठीक है, माना एक तरफ तो ए है, अगर दूसरी तरफ कोई और वर्ण हो तो क्या करोगे, तो विसर्ग को ओ होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। अब उसके अकॉर्डिंग अब हम दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नियम कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद ए हो, पहले ए हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, ठीक है, तो लिखेंगे हम नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 ये कहता है यदि विसर्ग से पहले क्या हो, ए हो, विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, अथवा क्या हो, यरलवः, य र ल व और है, ठीक है, ये 5 वर्ण, यरलव ह हो तो विसर्ग को क्या हो जाता है, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है। तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, तो भाई विसर्ग को ओ हो जाता है, हो जाता है, ये आपका दूसरा नियम है, ठीक है। अब इसकी समीकरण से आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। ये कह रहे हैं कि ये तो माना विसर्ग है, विसर्ग से पहले तो ए होना चाहिए। दूसरा नियम, पहले नियम में क्या कहा था कि दोनों तरफ ए हो, लेकिन ये क्या कह रहा है, दोनों तरफ ना हो, दूसरी तरफ क्या हो सकता है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर आपका य र ल व या है, इनमें से कोई वर्ण हो। तो अब आपका ये जो विसर्ग है इसको केवल ओ में बदल दो, ठीक है, केवल ओ में परिवर्तित कर दोगे, ये आपका नियम या समीकरण बन जाती है इस नियम की, ठीक है। तो इस समझ में आया कि नहीं आया है, पहले नियम से थोड़ा सा हट के चल रहे हैं केवल और केवल। यहां पर अब आपका ये मान लो अवग्रह नहीं हो रहा है, अवग्रह कब होगा, जब आपका दोनों तरफ ए होगा, और जब दोनों तरफ ए नहीं होगा तब हम ओ कर देंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब आप उदाहरण देखें, जैसे हमने शब्द लिखा मनः और इधर मैंने लिख दिया योग, ठीक है, योग। अब विसर्ग से पहले न में ए है और य क्या है, अंतस्थ वर्ण है, तो आपने क्या करना है, केवल ये जो विसर्ग है इसको ओ कर दो, तो शब्द आपका क्या बनता है, मनो योग बन जाता है, ठीक है। मैंने लिखा मनः और ज, अब आप देख रहे हैं ये मनः विसर्ग से पहले ए है और बाद में ज, ज क्या है, क च छ ज, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है कि नहीं है, तो अगर तीसरा वर्ण है तो विसर्ग को क्या कर दो, ओ कर दो, कुल मिलाकर और कुछ नहीं। तो मनोज में भी कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, याद रखना, मनोज, सरोज, इनमें आपकी विसर्ग संधि है। देखो मैंने लिखा सरह और आपका इधर लिख दिया ज, है ना, तो शब्द क्या बन गया आपका, सरोज। तो इनमें आपकी विसर्ग संधि होती है, और मैंने आपको जो विसर्ग अंत पद लिखवाए थे उनमें आपको ये बताए हुए भी हैं कि आपका जो मनः है ये विसर्गांत है, सबसे पहला ही बता दिया, मनः ये विसर्गांत है, ठीक है, और आपका सरह, सरह ये रहा, सरह ये विसर्गांत है, तो इन विसर्गांत पदों को जरूर याद कर लेना, ठीक है।
तो अब इसके और उदाहरण देखेंगे हम साथ साथ। जैसे अभी मनः और हर, मनः और यहाँ पर है आपका हर। अब आपने क्या करना है, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद यर लवह, इनमें से कोई भी वर्ण हो, है भी है तो विसर्ग को क्या कर दो, ओ कर दो। तो शब्द आपका क्या बन जाता है, मनोहर बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण होना चाहिए। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखो जैसे अधः और पतन था, और मैंने कहा भैया उसको अधोपतन कर दिया, फिर मैंने आपको मना कर दिया कि अधोपतन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नियम आपका क्या कह रहा है कि भैया विसर्ग से पहले ए तो है, लेकिन बाद में क्या है, पे है। पे क्या है, अपने वर्ग का पहला वर्ण है कि नहीं है, है ना। जब आपका पे है वर्ग का पहला वर्ण, लेकिन नियम कह रहा है वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, तो इस कारण अधोपतन में आपका अधो ओ वाला नियम नहीं लगेगा, जो कि हम ज्यादातर इसको अधोपतन ही कहते हैं, लेकिन व्याकरण के नियम के अनुसार ये एकदम आपका गलत है ना। तो ध्यान रखना इस शब्द को, आगे हम पढ़ेंगे। इसमें आपका अधोपतन में विसर्ग का लोप ही नहीं होता है, कुल मिलाकर बात ये है। तो मनः और हर आपका बन जाता है मनोहर। अब मैं लिखूं जैसे यशः और आपका धरा, तो क्या विच्छेद हो जाएगा आपका, त थ द ध, वर्ग का चौथा अक्षर है, तो शब्द बन गया आपका क्या, यशोधरा। ठीक है, यशः और धरा क्या बन जाता है, यशोधरा। और देखेंगे जैसे मैंने कहा पयः, पयः और आपका शब्द हो गया धर, तो क्या बनाओगे, शब्द आपका हो गया पयोधर। ठीक है, पयः और धर, तो शब्द आपका हो जाता है पयोधर। मैंने कहा पुरः और इधर मैंने लिखा गामी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं पुरः के आगे क्या है, विसर्ग है। पुरः शब्द मैंने आपको विसर्गांत पदों में लिखवाया था। ठीक है, और ग क ख ग वर्ग का तृतीय अक्षर, तो पुरोगामी। पुरः का मतलब क्या होता है पता है, पुरः का मतलब होता है सामने, जो सामने जाने वाला, पुरः सामने, गामी गमन करने वाला, तो पुरः और गामी पुरोगामी होता है। ठीक है, तो आपका क्या है, पुरः और गामी पुरोगामी। अधोपतन में संधि कौन सी होगी, तो उसमें संधि विसर्ग ही है, अधोपतन शब्द नहीं बनता, अधः पतन ही रहता है, वो मैं आगे बताऊंगी, समझ लेना। ठीक है, पुरः और गामी आपका क्या है, पुरोगामी। फिलहाल केवल इस नियम को समझिएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा तपह और लोक, तो क्या बनेगा आपका, तपोलोक बना कि नहीं बना, यरलवः बताया है, तो आपका तपोलोक बन गया। मैंने लिखा मनः और आपका विकार, तो क्या बनेगा, यरलवः, तो शब्द बना आपका मनोविकार। तो कुल मिलाकर इनमें से कोई भी वर्ण होगा तो आप उसमें कौन सी संधि करेंगे, आप विसर्ग संधि करेंगे, और विसर्ग संधि का ये वाला नियम आपका लागू हो जाएगा। ठीक है, और कोई नया शब्द आपको याद आ रहा हो तो बता सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा जैसे अब विच्छेद की बात करते हैं। ठीक है, अब हम विच्छेद की बात करते हैं कि आपको विच्छेद करना है। जब विच्छेद करना सीख जाओगे और संधि करना सीख जाओगे, फिर कहीं गलती नहीं होगी आपसे। मैंने कहा शिरोरूह, शिरोरूह, इसका अगर आपसे विच्छेद करने की बात होगी तो आप किस तरह से इसका विच्छेद करोगे, तो अगर आप देखेंगे शिरोरूह किसको कहते हैं, सिर के बालों को कहते हैं। मैम यरलबा ये शब्द आने चाहिए मैम केवल, हाँ है भी होगा, है भी हो सकता है। ठीक, तो अब आप देखेंगे ये विसर्ग को ओ को कर देना है विसर्ग, और उधर आपका रूह शब्द है ही है, तो शिरह और रूह, शिरोरूह हो गया। मैंने कहा शिरोमणि, भाई वो तो हमारा शिरोमणि है, तो शिरोमणि का विच्छेद क्या होगा, तो जिसमें शिर शब्द आ रहा है तो वो मूल रूप से विसर्गांत पद होता है, तो यहां विसर्ग को कर लो, ओ को कर दो विसर्ग, और इधर आपका मणि। ठीक है, तो शिरह शब्द कैसा है, तो कहेंगे विसर्गांत है। ओ को देखकर कंफ्यूज नहीं होना कि ये गुण संधि की बात की जा रही है। ठीक है, यहां पर ओ को देखकर कंफ्यूज नहीं होना। आप ही मैम पुरोगामी को एक बार और देख लो, कैसे, इसमें क्या लिख दिया मैंने, पुरह और गा, अच्छा लो पुरोगामी। ठीक है, तो शिरह और मणि, शिरोमणि आपका हो गया। तो ये विसर्गांत पद जब आप याद कर लोगे, जो मैंने शुरू में लिस्ट दी है, फिर आपको गड़बड़ कहीं नहीं होगी, संधियों में आराम से आप करते चले जाओगे। मैंने लिखा रजोगुण, अब भैया रजोगुण का विच्छेद करके बताओ क्या होना चाहिए, तो कहेंगे रजह और गुण, आपका शब्द क्या बन जाता है,
रजोगुण। तो रज शब्द भी आपका कैसा है, विसर्गांत है। मैंने कहा नभो मंडल, नभो मंडल, तो इसका विच्छेद क्या होगा, तो कहेंगे नभः और मंडल आपका नभो मंडल कहलाता है। ठीक, नभः और मंडल, नभो मंडल। उरो भाग, उरो, उरोज, उरोज, इसको क्या कहेंगे, तो इसका विग्रह हो जाएगा, ओ को आप विसर्ग कर देंगे और उरह और ज, उरोज। ठीक है, और देखेंगे जैसे एक मैंने कहा मैंने लिख दिया है, वो नहीं लिखा, पुरोहित का विच्छेद करो, पुरोहित का विच्छेद करो, तो आप क्या कहेंगे, ओ को विसर्ग कर दो बस, पुरह और हित पुरोहित। अब ये दोनों नियम आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, है ना। दोनों नियम अच्छे से, मनः रथ मनोरथ मनोरोग, बिल्कुल इसी के हो जाएंगे। ठीक है, नभ मंडल मनोरथ मनोयोग, इसी के ही उदाहरण हो जाएंगे। तो ये दो नियम इनमें अंतर क्या है, पहले नियम में, पहला नियम कह रहा है कि विसर्ग के दोनों तरफ ए हो, तो पहले जो विसर्ग है उसको करोगे ओ और बाद वाले ए को अवग्रह कर दोगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नियम आपका बिल्कुल सबसे सटीक ये सही है, और आजकल इसको भी सही मान लिया जाता है। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया वो दिया तो आप उसको लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा नियम हमने देखा क्या था आपका, कि विसर्ग के एक तरफ तो ए है, लेकिन बाद में फिर जो व्यंजन बचे कौन सा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, यरलवा और है, इनमें से कोई वर्ण होगा तो विसर्ग को केवल केवल ओ होगा और कोई किसी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा। अब हम चलते हैं आपका तीसरा नियम। ठीक है, ये है हमारा नियम नंबर 3। तो इसको अच्छे से समझाती हूँ। देखो, विसर्ग से पहले ए या आ के अतिरिक्त कोई स्वर तथा बाद में कोई स्वर, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यर अलावा ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को र हो जाता है। ये नियम कैसा है, ये विसर्ग को र कर रहा है, र। ठीक है, विसर्ग को र होगा। अभी तक नियम था विसर्ग को ओ हो रहा था, अब ये जो तीसरा नियम है वो विसर्ग को र कर रहा है। अब मैं इसकी समीकरण से आपको समझाती हूँ। ये कह रहे हैं कि विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद में, तो जैसे कि मैं लिखूं, आप देखेंगे नियम कह रहा है विसर्ग के पहले ए या आ के अतिरिक्त, यानी कि ए या आ नहीं होना चाहिए, इसके अतिरिक्त तो कोई भी स्वर हो, है ना। ए या आ आपका नहीं होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई स्वर हो, है ना, के अतिरिक्त कोई स्वर हो। अब कोई स्वर में हम लिख सकते हैं भैया, आपका क्या हो सकता है, माना ई हो गया, ए हो गया, उ हो गया, कोई भी स्वर हो। और विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, समीकरण किस तरह से बनेगी, विसर्ग है और विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए आपका, विसर्ग के बाद में भी आपका कोई स्वर हो। ठीक है, कोई स्वर हो अथवा कोई स्वर हो अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, यानी कि बाद वाली कंडीशन वही है जो पीछे थी, किसी भी वर्ग का आपका तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो अथवा आपका य र ल व या है, इनमें से कोई वर्ण हो। नियम थोड़े से ना बड़े बड़े लंबे लंबे तो हो सकते हैं आपके, ठीक है, लेकिन समझ में आ जाएंगे। क्या है ये समीकरण, क्या कह रहे हैं कि ई उ ए ऐ ओ औ कोई भी स्वर हो विसर्ग से पहले और बाद में भी कोई स्वर हो, स्वर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यर लव हो, है ना। तो ये नियम आपका होना चाहिए। अब देखो इसमें इन्होंने ए या आ को क्यों नहीं माना है, इसमें इन्होंने ए या आ को क्यों नहीं माना है उसकी बात करते हैं। अगर हम विसर्ग से पहले ए या आ को भी मान लेते तो भाई आपका पिछला वाला दूसरा नियम नहीं घट जाता। अगर ए या आ है, बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यर लव ह इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग को क्या हो रहा है, विसर्ग को ओ हो रहा है। लेकिन इसलिए इन्होंने क्या कह दिया, ए या आ नहीं होना चाहिए, इसके अतिरिक्त तो कोई वर्ण हो और फिर बाद में आपका कोई भी स्वर हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या यर लव ह में से कोई वर्ण हो। तो आप क्या करोगे, विसर्ग को, आपका ये जो विसर्ग है, विसर्ग को आपने क्या करना है, विसर्ग को आप करेंगे र। ये जो विसर्ग है, विसर्ग को आपको करना है र। ठीक है,
तो ये समीकरण आपकी इसकी बनकर आती है। ठीक, अब आप इसके उदाहरण से समझेंगे। जैसे मैंने एक शब्द दिया निहि और इधर मैंने लिखा आकार। ठीक है, मैंने लिखा आकार। अब देखो क्या वर्ण संधि नियम के अनुसार जा रहे हैं। विसर्ग से पहले ए या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, यहां पर ई है बिल्कुल, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो। ठीक है, तो विसर्ग को किस में बदलेंगे, र में परिवर्तित कर देंगे। तो शब्द आपका क्या बनेगा, निराकार बना कि नहीं बना। तो निहि और आकार आपका क्या बन जाता है, निराकार। मैम प्लीज बताएं आधा और पतन में जब कोई विकार नहीं होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। निगार मैं कई बार कह रही हूँ, आप एक शब्द को पकड़कर मत बैठे रहो, जो मैं समझाना चाह रही हूँ अभी उसको समझो, वो आगे नियम में आएगा, मैं वहीं सिखाऊंगी। ठीक है, बीच में दूसरा नियम नहीं बताऊंगी, हम नियम से चल रहे हैं। ठीक है, तो निहि और आकार निराकार आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें कि विसर्ग से पहले ए या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, बाद में कोई स्वर हो, और किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, या यर अलावा हम ऐसे कोई वर्ण हो, तो विसर्ग को र होगा। अब आप करो इनको, जैसे निहि और आकार, तो शब्द आपका क्या बनता है, निराकार बन गया कि नहीं बन गया। उसके बाद देखो दुह और उपयोग, विसर्ग से पहले उ है, ए नहीं है, और बाद में भी क्या है, कोई स्वर है, तो शब्द क्या होगा आपका, र में उ जोड़ दो उपयोग वाला, तो दुरुपयोग शब्द आपका बन गया। दुह और उपयोग दुरुपयोग बन गया। बही और मुख, विसर्ग से पहले ई है और बाद में म, यानी कि बताया था किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण, म क्या है, अपने वर्ग का पांचवा वर्ण है, तो आपका शब्द बन गया बहिर। बहिर्मुख, र ऊपर चढ़ गया, क्यों भाई, विसर्ग को, ये जो विसर्ग है इसको क्या हो रहा है, इसको हलंत वाला र ही हो रहा है, और अगर आधा र है तो वो ऊपर चढ़ता है, सिर पर चढ़ता है। ठीक है, तो बहिर और मुख, बहिर्मुख आपका बनेगा। ठीक है, उसके बाद ज्योति और युक्त, तो क्या बनेगा आपका, विसर्ग से पहले ई है और बाद में यर अलावा हो, ये भी नियम गिनवाया हुआ है, तो आपका शब्द क्या बनेगा, पहले आपने लिखा ज्योति, विसर्ग को र आपका हलंत है, तो ये य के ऊपर चढ़ जाएगा, तो शब्द आपका बना ज्योतिर्युक्त। ज्योति से युक्त ज्योतिर्युक्त, तो निराकार, दुरुपयोग, बहिर्मुख, ज्योतिर्युक्त। ठीक है, तो आप अच्छे से बस नियमों को पढ़ोगे 2-3 बार, वो चीजें याद हो जाएंगी अपने आप। ठीक, आगे देखेंगे यजुः और वेद, तो विसर्ग के बाद क्या है, पहले तो आपका स्वर उ है और बाद में व, यरलवह, तो शब्द आपका क्या बन जाता है, यजुर्वेद। विसर्ग र जो है वो ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, धनु और विद्या, तो आपका क्या बना, धनुर्विद्या बना कि नहीं बना, बिल्कुल। आगे देखेंगे प्रादुः और भाव, भ क्या है, प फ ब भ, वर्ग का चौथा अक्षर है, तो शब्द आपका बन जाता है प्रादुर्भाव, है ना, प्रादुः और भाव प्रादुर्भाव। निहि और झर, तो क्या हो जाएगा आपका, निर्झर शब्द बन जाता है। निहि और नय, तो इसमें क्या होगा आपका, विसर्ग को पहले हुआ र, है ना, और याद रखना र के बाद अगर न आता है, आपको व्यंजन संधि वाला नियम याद होगा कि री, र या श के बाद अगर न आता है तो वो ण में बदल जाता है। कल जब हमने व्यंजन संधि में पढ़ा था, तो बस वही करना है, ण करके ऊपर र चढ़ा दिया, तो शब्द आपका बना निर्णय। तो निर्णय का अगर विच्छेद करोगे तो निहि और नय होता है, और संधि करने पर वो निर्णय बनता है। ठीक है, वो संधि करने पर क्या बनता है, निर्णय बनता है। आगे देखेंगे आशी और वाद, तो आशी शब्द है, उसके बाद वाद, तो विसर्ग को र करके इस पर चढ़ा देंगे कुल मिलाकर, तो शब्द आपका क्या बन जाता है, शब्द हमारा बनेगा आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद आपका शब्द बन गया। इसी तरह से चतुः और भाग, विसर्ग को र इस पर चढ़ा देंगे, तो शब्द आपका बना चतुर्भाग, जिसके 4 भाग हैं, चतुर्भाग। आगे देखेंगे ज्योति और लिंग, तो विसर्ग का र कर दो, तो शब्द आपका बन जाता है ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग। उसके बाद निहि और अपराध, तो विसर्ग के बाद स्वर है, तो विसर्ग में र कर दिया विसर्ग को, और अपराध के ए ने मिलकर र को पूर्ण कर दिया, तो निरपराध आपका शब्द हो जाता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। और देखेंगे आप दोबारा से नियम को देखेगा, है ना, तो यहां पर इतने सारे नियम आपने उदाहरण कर लिए हैं, तो संधि दिमाग में आ ही जाएगी। देखो हिमानी जी, अभी समझाती हूँ दोबारा से। देखो ए या आ के अतिरिक्त नियम आपको यहां से समझ में आया होगा कि ये जो नियम है क्या कह रहा है कि ए या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, यानी कि
ई उ ए ऐ कोई भी हो सकता है, और स्वर दूसरी तरफ भी कोई स्वर हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, य र ल व है हो, तो विसर्ग को आपने कर देना है र। तो यहाँ पर आप देखें निहि और आकार, निराकार, दुरुपयोग, ये सभी आपने उदाहरण देखे। अब आप कह रहे हैं मैम निर्णय वाला समझ में नहीं आया, ये वाला, ये थोड़ा सा विशिष्ट है, इसको याद करो। क्या करना है आपको, याद हो जब हम कल आपकी व्यंजन संधि पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताया था कि री, रे या श, इसके बाद अगर कहीं भी न वर्ण आ रहा हो तो न को हम ण में बदल देते हैं। तो यहाँ पर विसर्ग संधि भी हुई है, साथ में व्यंजन संधि का ये नियम लग के आपका निर्णय शब्द बना है। तो मूल रूप से पहले इसमें विसर्ग संधि ही हुई है। तो ये जो नया शब्द होता है, नया का मतलब होता है नीति, किसी नीति पर अगर आप निर्णायक अपना मत देते हो तो वो निर्णय, किसी नीति को आप बता रहे हो तो वो निर्णय हो गया है ना, आपने अपना डिसीजन दे दिया किसी नीति पर, वो निर्णय। तो नया का मतलब नीति, और मिलकर र के कारण, क्योंकि जब आपने देखा निहि है और उसके बाद है नय, तो उसमें आपका विसर्ग हो गया र, उसके बाद न आ रहा है तो आपका ये जो न है इसको ण में बदल देंगे। अब हमने क्या करना है, ये र आधा है तो ये ऋण के ऊपर चढ़ गया, तब शब्द आपका निर्णय बनता है। समझ में आया कि नहीं आया, बस ये है मामला, तो इस चीज को समझ लेना है। तो आशीर्वाद, आशीर्वाद, चतुर्भाग, चतुर्भाग, तो ये आपका विसर्ग संधि का तीसरा नियम। सबसे पहला नियम क्या है, यही सारे नियम याद हो जाएंगे और विसर्ग संधि जो आपको जिंदगी में कठिन लगती होगी वो सरल लगने लग जाएगी। सबसे पहला नियम है कि विसर्ग के दोनों तरफ क्या हो, ए वर्ण हो। तो आप पहले विसर्ग को ओ करोगे और बाद वाले ए को अवग्रह कर दोगे। दूसरा नियम, विसर्ग के एक तरफ तो ए हो, ए या आ, और दूसरी तरफ आपका क्या हो, दूसरी तरफ आपका कोई भी तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो या य र ल व ह हो, तब आप विसर्ग को क्या करोगे, ओ कर दोगे। तो ओ के दो नियम हैं, है ना, सबसे पहले में ओ भी कर रहे हो, साथ में एक और चिन्ह आ रहा है, दूसरे में ओ कर रहे हो केवल मात्र। अब तीसरा नियम जो है वो ओ वाला खत्म हुआ, अब विसर्ग को आप क्या कर रहे हो, रे कर रहे हो। कंडीशन क्या है कि विसर्ग से पहले ए या आ नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई भी स्वर हो लेकिन ए या आ ना हो। बाद में फिर आपका ए या आ भी हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो सकता है, और साथ में य र ल व है हो सकता है। तो नियम यहीं पर आपको याद हो गए, आपका क्या हो गई यहाँ पर विसर्ग संधि। ठीक है, तो तीन नियम कितनी आसानी से आपने पढ़ लिए। अब चलते हैं चौथे नियम की तरफ। चौथा नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले ए तथा बाद में ए के अतिरिक्त कोई स्वर हो तो अब विसर्ग का लोप हो रहा है भैया, है ना, मैंने बताया था विसर्ग का लोप भी होता है। तो अब क्या कह रहे हैं, इसकी समीकरण देखते हैं। समीकरण कह रही है कि विसर्ग से पहले ए हो, ठीक है, और बाद में अगर तुमने कह दिया ए है तो ये तो पहले वाले नियम के अनुसार क्या अपवाद हो गया कि नहीं हो गया, तो इसलिए इन्होंने कह दिया कि ए नहीं हो, इसके अतिरिक्त तो कोई स्वर हो, है ना, ए के यानी कि कोई अन्य स्वर हो आपका, है ना, कोई अन्य स्वर हो ए के अतिरिक्त। तो अब क्या होगा, अब आपके ये जो विसर्ग है इस विसर्ग का कर दो लोप, अब लोप हो जाएगा विसर्ग का, विसर्ग ही गायब हो जाएगा इस समीकरण के अनुसार। ठीक है, तो ये आपकी समीकरण बन रही है। तो अब आप देखेंगे कि विसर्ग के इधर ए है और बाद में ए नहीं है, कोई अन्य स्वर है। ये चौथा नियम है कि विसर्ग से पहले ए है अतः, और बाद में क्या है ए, तो ए तो कोई ही स्वर है आपका, ए स्वर है, उ भी स्वर है, लेकिन ए नहीं आ रहा है आपका। तो यहां पर आपका क्या बन गया, अतः और एव, तो शब्द आपका बन गया अतएव। ठीक है, अतः और एव, अतएव, ये आपकी संधि। इसी तरह से ततः और एव, तो शब्द आपका बन गया ततएव। ठीक है, मनः और उच्छेद, तो आपका शब्द बन गया मनः, मनच्छेद, मन, मनोच्छेद, मनः और उच्छेद। आपने देखा कि मनः और उच्छेद, तो मनोच्छेद आपका बनेगा, क्योंकि बाद में फिर आपका विसर्ग का तो लोप हो गया, और लोप होने के बाद अब यहां पर आपकी मन उच्छेद, मन और उच्छेद इसी तरह से लिखेंगे, मनोच्छेद नहीं करेंगे, गुण संधि नहीं करेंगे, क्योंकि बस विसर्ग का ही लोप करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मनः इच्छा, मन इच्छा। आगे एक सेकेंड, तो मनः और इच्छा, मन इच्छा, ये याद रखना। अब आप इसमें गुण संधि नहीं कर देना, कभी ये सोचो ए है और ई है तो अब इसको मन इच्छा कर देंगे, मनः इच्छा, मन इच्छा, यश इच्छा, यश इच्छा,
सद्य आलस्य, सद्यालस्य, सद्या, सद्य आलस्य, पयः आदि, पयादि, इस तरह से आपका ये नियम हो जाएगा। ठीक है, पयः आदि, पय आदि, पय आदि। तो नियम क्या कह रहा है, विसर्ग से पहले ए हो और बाद में ए के अतिरिक्त कोई स्वर हो। ठीक है, बाद में क्या हो, ए के अतिरिक्त कोई स्वर होना चाहिए, तब आपके जो है विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। दैट्स इट, यही ये समझाना चाह रहे थे आपको। ठीक है, तो पहला नियम विसर्ग के दोनों तरफ ए होना चाहिए। दूसरा नियम एक तरफ ए हो लेकिन बाद में ए ना हो, है ना, कोई भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण होना चाहिए। तीसरा नियम क्या कह रहा था, तीसरा नियम कह रहा था कि विसर्ग के, एक सेकेंड, हाँ, तीसरा नियम आपका क्या कह रहा था कि विसर्ग के दोनों तरफ विसर्ग से पहले ए या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो और विसर्ग को आपने कर दिया रहे। अब चौथा नियम जो है ये विसर्ग का लोप कर रहा था। ये चौथा नियम क्या कर रहा था, विसर्ग का लोप कर रहा था। अतएव ततेव नहीं कर सकते मैम, इसमें नहीं करेंगे, अतएव ही करते हैं। ठीक है, ततेव इस तरह से नहीं करोगे आप, ततेव ये गलत है, ततेव इस तरह से नहीं होगा। इसको केवल वर्णों को ऐसे ही जोड़कर लिख देना है। रूल कुछ अजीब लग रहा है, अजीब तो है लेकिन अच्छा है, याद करो, है ना। यदि विसर्ग से पहले ए और बाद में कोई स्वर हो तो विसर्ग का कर दो केवल लोप। केवल लोप करना है आपको, और कोई संधि नहीं करनी है उसमें। कभी सोचो व्यंजन संधि कर दें, स्वर संधि कर दें, वो नहीं करेंगे। तो अतः एव अतएव, ततः एव ततेव, मनः उच्छेद मन उच्छेद, मन इच्छा मन इच्छा, यश इच्छा यश इच्छा, सद्य आलस्य सद्य आलस्य, पय आदि पय आदि, ये आप कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला नियम समझ में आ गया, केवल विसर्ग का लोप करना है। जब नियम कह रहा है लोप कर दो तो लोप कर दो, बस केवल और मात्र इतना करना है। फिर अगला हम नियम नंबर 5 देखें तो नियम नंबर 5 आपका क्या कह रहा है। नियम नंबर 5 ये कह रहा है, देखेंगे नियम नंबर 5, बस 5 ही नियम पढ़ेंगे, बाकी फिर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब पांचवा नियम क्या कह रहा है, कल तो संडे है, कल नहीं पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में मंडे को, उसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे प्रश्नों की। अब ये विसर्ग को सह बना रहा है, क्या कर रहा है, विसर्ग को सह, कि यदि विसर्ग के पहले ए या आ स्वर तथा बाद में क्या हो, कै और पै में से कोई वर्ण आ जाए तो विसर्ग को क्या हो रहा है, स में परिवर्तित कर दिया जाता है। विसर्ग को किस में परिवर्तित कर रहे हैं हम, विसर्ग को स में परिवर्तित कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे हैं। ठीक, अब देखें, जैसे आपने इसकी समीकरण क्या कह रही है कि ये है विसर्ग और विसर्ग से पहले आपका ए या आ, ठीक है, ए या आ इनमें से कोई वर्ण है, और बाद में आपका क्या है, कै या पै, केवल कै या पै बताया है। तो ये जो विसर्ग है इसको आप क्या कर देंगे, स कर देंगे। ये आपकी कंडीशन बन रही है समीकरण के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपने देखा विसर्ग से पहले ए है और बाद में कै है, तो शब्द आपका क्या बन गया, नमस्कार। विसर्ग से पहले पुरः, बाद में क्या है, तो शब्द क्या बन गया, पुरस्कार, है ना। आगे देखें, विसर्ग से पहले अ है, बाद में क है, तो तिरस्कृत, तिरह और कृत, तो शब्द बन गया तिरस्कृत। वाचः और पति, तो शब्द बन गया वाचस्पति। ठीक, बृहः और पति, तो शब्द आपका बन गया बृहस्पति। बृहस्पति। आगे देखें, भा और कर, विसर्ग से पहले आ है और इधर कर है, तो शब्द क्या बन गया, भास्कर। तो सूर्य में जो भास्कर लगता है उसमें क्या लगता है, विसर्ग, स को ही विसर्ग होता है। भा और पति, तो आपका भास्पति। श्रेय और कर, तो क्या हो जाता है आपका, श्रेयस्कर। ठीक है, श्रेय और कर। परह और पर, तो क्या हो गया आपका, परस्पर। तो ये वाला नियम आपका यहाँ लागू हो जाता है। बस क्या है, विसर्ग से पहले ए या आ होना चाहिए, बाद में कै या पै होगा,
तो आप अपने विसर्ग को स में बदल देंगे। अब ये पांचों नियम आपको कंठस्थ हो जाएंगे, इसमें कोई दोहराया नहीं है। एक बार अगर क्लास के बाद आपने और अपना पीडीएफ जो है पढ़ लिया, रीडिंग कर ली, तो टॉपिक आपका पूरा नहीं हुआ। थोड़े से 2-4 नियम और बचे हैं, उनको 2-4 नियम नहीं, लगभग 5 नियम और हैं, 10 नियम हैं, 5 पढ़ लिए, 5 और हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। वनस्पति का क्या होगा? वनः और पति, वनस्पति। ठीक है।